हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं, उत्तराखंड से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण से संदर्भित क्या लगा रहे हैं, व्याख्या के साथ एमसीक्यूज लगा रहे हैं। ठीक है, 4 भाग और 4-5 हमने एमसीक्यूज क्या कर लिए हैं, पूरा कर लिए हैं विथ ट्रिकी वे में आपको समझाया हुआ है। आगामी एसआई उप निरीक्षक दरोगा के लिए तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहीं जो आबकारी परीक्षा है वहाँ भी आपको क्या मिलेगी, यहाँ से मदद मिलने वाली है। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो एसआई दरोगा उपनिरीक्षक है उसमें से 100 नंबर बनने वाले हैं पूरा। ठीक है, पूरा 100 नंबर का सिलेबस हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा करते जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए, आज फिर आपके लिए क्या है, रिवीजन क्लास है, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्हों के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या ध्वनि की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है उसे क्या कहता है, इन सभी के बारे में आपको मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, फिर मैंने बताया एक आपके स्वर होते हैं, एक आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, जिन्हें बोलने में किसी दूसरी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जिन वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को बोलने में क्या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजन को अगर हमें बोलना है तो आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की क्या लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। जैसे क को बोलना है आपको, ठीक है, क बोलोगे तो आपको किसकी, म की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, तो आपने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आपने बताया था 41 होती है। तो टोटल अगर वर्णों की संख्या पूछे तो आपने कितना बताया था कि 52 क्या होते हैं, वर्णमाला में वर्ण होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में अल्फाबेट पूछे तो 26, तो आपने 26 का दोगुनी किया था, तो हिंदी में कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। 11 आपका स्वर हो गए और 41 आपके क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, स्वरों में भी मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, संयुक्त स्वर हो गए, प्लुप्त स्वर हो गए। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में मैंने आपको क्या बताया था कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है, ऋषि वाला आपका री हो गया। जिन्हें बोलने में अत्यंत कम समय लगता है, ठीक है, जिन्हें बोलने में क्या अत्यंत कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, इन्हें ही मूल स्वर भी कहते हैं। कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है इनकी, 4 इनकी संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घ स्वर बताए थे, जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें मैंने बताया आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो 4 आपके क्या आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, संयुक्त संयुक्त स्वर बताए थे, जिसमें ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये क्या आ जाते हैं, संयुक्त में आ जाते हैं आपके। ठीक है, इन्हें मिला के कितने हो जाती है, इनकी संख्या आपकी क्या हो जाती है, 7 हो जाती है, और 4 आपके क्या हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल ये इनकी संख्या कितनी आ जाती है, 11 आ जाती है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि अंक और अह। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, अंक और अह, तो ये भी तो आपने पढ़े हैं। तो आपको बता दूं, अंक और अह न तो स्वर है न तो व्यंजन है। ठीक है, जो अंक है इसे क्या, अंक को क्या कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अंक को अनुस्वार और अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, अंक और अह को। ठीक है, क्या क्या बताया, ह्रस्व स्वर हो गया, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। दीर्घ स्वर बताया, ठीक है, जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगता है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया। ठीक है,
फिर मैंने आपको संयुक्त स्वर बताया था, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, एक आपके क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर भी होते हैं, जिन्हें बोलने में क्या लगता है, तिगुना समय लगता है, ठीक है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो, ओम बोलते हो, ठीक है, ओम क्या है आपका प्लुप्त स्वर में आ जाता है, ठीक है। अंक और अह इन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। और अंक और अह को अयोगवाह किस साहित्यकार ने कहा था, वो मैंने आपको बताया था, मुझे बता देना किस साहित्यकार ने अंक और अह को अयोगवाह कहा था, ठीक है। अंक आपका अनुस्वार होता है, अह आपका क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद व्यंजन मैंने बताया था कि व्यंजनों में क्या, जिन्हें बोलने में किसकी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क से लेके म तक मैंने क्या बोला था, स्पर्शी व्यंजन बताया था, ठीक है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ठीक है, तथा ड से लेके ड तक, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25 + 2, ठीक है। क से म तक स्पर्शी 25 हो गए, और दो आपके क्या हो गए, ड से ड तक आपके 2 स्वर हो जाते हैं। टोटल इनकी संख्या स्पर्श कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है, ठीक है। अंतस्थ मैंने बताए थे, य र ल व, इनकी संख्या कितनी होती है, अंतस्थों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य र ल व, ठीक है। उसमें मैंने फिर आपको बताया था ऊष्म व्यंजन बताए थे, ठीक है, जिन्हें बोलने में गर्मी महसूस होती है, ऊष्मा का आभास होता है, ठीक है। अपने होठों के सामने हाथ को रख के सौ श्यो सौ ह बोलोगे तो ऊष्मा का आभास होता, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद मैंने आगत बताया था, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। देखो जौ के नीचे बिंदा लगा होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका आगत होगा, और फ के नीचे बिंदा लगा होगा, ये क्या होते हैं, आगत होते हैं, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर आपको मैंने संयुक्त बताया था, श्यो हो गया, त्र हो गया, ज्यों हो गया, और श्यो हो गया, ठीक है। श्यो त्र ज्यों श्यो आपके क्या आते हैं, संयुक्त आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये क्या था, स्वर और व्यंजनों का एक छोटा सा वर्गीकरण था, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ठीक है। और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, क्या होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर हो गया, स्पर्शी हो गया, ठीक है, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, आगत हो गया, और संयुक्त हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए एक की पॉइंट है, जो अ है ना, अ, इसे हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सभी के साथ मिला हुआ है, ठीक है। सभी क बोलोगे तो म की सहायता लेनी पड़ेगी, म ब अ, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, जो बिंदा लगा ड और ढ होते हैं, इन्हें उच्छिद बोलते हैं, ठीक है। उच्छिद क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। जो ड है और ढ है, इन्हें क्या बोलते हैं, उच्छिद वर्ण बोलते हैं। और जौ, बिंदा लगा जौ और फ को क्या बोलते हैं, विदेशी वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में क्या जाना, एक छोटा सा नॉलेज आपके मन में उसका क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान पे मैंने क्या बताया था, कि कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, ठीक है। कंठ में मैंने क्या बताया था कि 5-5 की श्रृंखला बना लेनी है, ठीक है। क से ले, क क्या है, अपने क्लास का मॉनिटर है, क ख ग घ अंग, ठीक है। क ख क ख ग घ, ठीक है। ये 4 क्या हैं आपके, ये कंठ में आ जाते हैं, इसके साथ अंग, ठीक है। जो अंतिम वाला आपका वर्ण होता है, इन्हें नासिक के में भी कहा जाता है, ठीक है। क ख ग घ अंग, 4-4 के 5-5 के आपका क्या बना लेना है, ग्रुप बना लेना है। और क हो गया, क इसका क्या है, मॉनिटर है, लीडर है। ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये क्या है आपकी, अंग हो गया, ये कंठ में आते हैं, ठीक है। अंगों वाले किसमें, नासिक के में भी, अंगों वाले नासिक के में भी आते हैं, ठीक है। कंठ में उच्चारण स्थान पे मैंने बताया था, ह्रस्व स्वर में अ आता है, दीर्घ स्वर में आ हो गया, ठीक है। जो क्या है, निरानुनासिक है, ठीक है, निरानुनासिक है, मौखिक स्वर है, अ और आ हो गया, ठीक है। और अनुनासिक स्वर में अ और अ हो गया, ठीक है। वही मैंने क्या तालव्य तालु में बताया था, ठीक है। तालु, कंठ तालु, ठीक है। कंठ के बाद क्या आपका तालु में क्या बताया था, मोह के भीतर ही छत का पिछला हुआ भाग, मोह का जो भीतर छत का पिछला भाग है, उसे क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में ई आता है, दीर्घ स्वर में बड़ी ई आता है, ठीक है। जो निरानुनासिक है, या जिसे आप मौखिक स्वर बोलते हैं, उसमें छोटी ई आता है,
ठीक है, याद रखना। मूर्धन में मैंने बताया था मूर्धा, ठीक है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग को क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। अगर कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु मिल जाएंगे तो इसे कंठ तालव्य भी कहेंगे। ओष्ठ प्लस कंठ मिलेंगे तो इसे बोलेंगे कंठोस्थ बोलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, ह्रस्व में आपका क्या, ऋषि वाला री आता है, ठीक है, और दीर्घ में ए आई ओ और अ आते हैं, ठीक है, और ओष्ठ में क्या आता है आपका ऊ हो गया, ठीक है, और बड़ा ऊ, ये आपके किस में आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर में ऊ आ जाता है, दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ आ जाता है। तो ये क्या बताया, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ दंत, दंत में क्या आ जाता है, तो थ दो दो, तो थ दो धो, ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको पहले बताया है। क ख हो गया, ठीक है, ग हो गया, ठीक है, घ हो गया, अंग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गए, कंठ हो गए, ठीक है, कंठ के बाद तालु च हो गया, ठीक है, छ हो गया। ये पूरा वर्णमाला का निर्माण करना है, उसके बाद पिछली वाली वीडियो देखोगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हिंदी वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं आती है, किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जिनमें दोगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। और जिनमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। इंपोर्टेंट है मूल स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपका। अ हो गया, ई हो गया, नहीं अ हो गया आपका, ठीक है, ई हो, अ हो गया, आ हो गया, बड़ी ई और ऊ हो गया। तो कौन सा है, अ ई ऊ और री आपके क्या आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। दीर्घ स्वर में आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये किस में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, जिन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। आगस स्वर में आ के ऊपर चंद्रमा लगा रहता है, ठीक है, ये आगस स्वर में आ जाता है। अग्र स्वर क्या होते हैं, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए और आई किस में, आगस स्वर में आ जाते हैं। मध्य स्वर में आपका ओ आता है। पश्च स्वर में आपका आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, औ हो गया, ठीक है। अगर समृद्ध स्वर पूछे तो समृद्ध स्वर में ई और ऊ आते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर पूछे तो ई और छोटा ऊ आता है। विवृत स्वर पूछे तो आ ए औ आपके क्या आ जाते हैं, विवृत स्वर में आ जाते हैं। अर्ध विवृत स्वर अगर आपसे पूछे तो ए हो गया, अ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ठीक है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 41 बताई थी, ठीक है। और 11 इसमें स्वर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 52 हो जाते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 27 बताई थी। क से लेके म तक आपको क्या बताए थे, 25 बताए थे, प्लस 2 और बताए थे। वो 2 कौन से बताए थे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने 4 बताई थी आपको। य हो गया, ठीक है, य र ल वो आपको क्या, आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या मैंने बोला कि जिन्हें बोलने में, ठीक है, जिन्हें बोलने में गर्मी का आभास होता है, ठीक है, गर्मी उत्पन्न होती है मुंह में, ठीक है। अपने हाथ को होंठों के सामने रखो, मुंह के सामने रखो और बोल के देखो, श स श ह, ठीक है। गर्मी उत्पन्न होगी तो आपको क्या लगाना है, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो अब आप जान चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अर्ध विवृत क्या होते हैं, विवृत क्या होते हैं, समृद्ध क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर क्या होते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में दीर्घ स्वर भी जान चुके हो, ह्रस्व स्वर भी जान चुके हो, मूल स्वर भी जान चुके हो, ठीक है। प्लुप्त भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, अंक और अह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अंक और अह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। न तो ये स्वर है न तो ये व्यंजन है, ये क्या है, अयोगवाह है। अंक को अनुस्वार और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था कि हिंदी वर्णमाला में जो अ है इसे क्या कहते हैं, शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है।
तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान पे मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बताया था अल्प प्राण। ठीक है, प्राण मतलब क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, प्राण मतलब ऑक्सीजन। अल्प मतलब क्या होता है, कम हो गया। प्राण मतलब क्या होता है, हवा होता है। अल्प मतलब कम हवा, जिन्हें बोलने में कम हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, महाप्राण क्या होते हैं, जिन्हें बोलने में अधिक हवा आती है, जिन्हें बोलने में अधिक शक्ति लगेगी, अधिक ताकत लगेगा, वो महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको वर्णमाला का निर्माण करना है। अल्प प्राण, ठीक है, वर्णमाला का पहला हो गया। ठीक है, वर्णमाला का तीसरा और पांचवा किस में आ जाते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं। ठीक है, वर्णमाला का पहला जो श्रृंखला है क वाली, ठीक है, जो तीसरा है ग वाली, और जो आपका क्या है पांचवा है ङ वाली, वो किस में आ जाते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं। ठीक है, बस आपको पीछे पेपर मिल जाएगा, तो खाली वर्णमाला का निर्माण करना है, टेबल बना लेनी है, सारे क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अब जो बच गया आपका, जो दूसरा और चौथा बच गया, ठीक है, ख वाला और घ वाला बच गया, वो किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है, अघोष, ठीक है, अघोष और सघोष भी बताया था मैंने। अघोष क्या बताया था, वर्णमाला का प्रथम और द्वितीय किस में आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं। ख और ख क्या आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं। और जो आपके तीन बच जाते हैं ग घ अंग वाले, वो किस में आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं। कंठ मैंने बताया था, क ख ग घ अंग, कंठ हो गया। ठीक है, तालु, मोह के भीतर की छत का पिछला भाग जिसमें प्रयुक्त होता है, तालु। ठीक है, चौ हो गया, छ हो गया, जौ झौ, ठीक है, और यो आपके क्या आ जाते हैं, तालु में आते हैं। ठीक है, दंत, जिन्हें बोलने में दांत आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। तो हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। ठीक है, मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग है उसका प्रयोग होता है। तो हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया। ठीक है, अगर ओष्ठ पूछेगा तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म, ये किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। देखो एक सीरीज में है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये क्या है, एक सीरीज में है। बस आपको वर्णमाला का निर्माण करना है। क क्या है, अपनी क्लास का क्या है, लीडर है, मॉनिटर है। ठीक है, क के पीछे ख ग घ ङ क्या आ जाएंगे, कंठ में आ जाएंगे। चौ क्या है, अपनी क्लास का मॉनिटर है, चौ के पीछे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चौ के पीछे जौ हो गया, छ हो गया, झ हो गया, यो हो गया। ठीक है, आपको बस ये श्रृंखला याद होनी चाहिए कि कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद आता है मूर्धंत, मूर्धंत के बाद आता है दंत, दंत के बाद ओष्ठ आता है। ठीक है, ये याद होगा। तो इसके पीछे आपको कितना याद करना है कि प्रत्येक के पास क्या क्या है, 5 सदस्य हैं। ठीक है, कंठ के पास कितने हैं, 5 हैं। कंठ के पास क क्या है, पिता है, 4 इसके बच्चे हैं, ख ग, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगो इसके क्या है, बच्चे हैं। और जो अंगो है इसकी क्या है, ये बच्ची है, क्योंकि ये नासिक के वाले में भी आ जाते हैं। जो अंतिम वाला हो जाएगा इसकी क्या हो जाएंगी, ये बच्चियां हो जाएंगी। ठीक है, और 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, कंठ क क्या है, पिता है, 4 उसके क्या है, पुत्र हैं, उसमें 3 पुत्र 1 पुत्री है। ठीक है, जो सब काम कर लेती है। ठीक है, देखो ये किसमें, अंगों वाला कंठ में भी आ रहा है और नासिक में भी आ रहा है। लड़कियां सब काम कर लेती हैं ना, तो लड़कियां सारे काम कर लेते हैं। तो अंगों क्या है, अंगों बोल रहा है मैं कंठ में भी आऊंगा, मैं नासिक में भी आऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क पिता है, इसके 4 क्या है, पुत्र पुत्रियां हैं, जिसमें 3 क्या है, लड़के हैं, और अंगों क्या है, सारा काम कर लेती है। अंगों को क्या, कंठ और नासिक की जो अंतिम वाला आपका क्या, कंठ और नासिक के में आ जाएगा। ठीक है, तालव्य में चौ क्या है, मॉनिटर है, लीडर है, पिता है, छ जो झो क्या है, इसके बच्चे हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला का क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, तालव्य पूछी तो तालव्य में आपका सौ हो गया, यो आता है। ठीक है, दंत, जिसमें मसूड़ा दंत, मसूड़ों का यूज होता है, दंत दांतों का यूज होता है। ठीक है, उसमें सौ यो रो लो आते हैं। ठीक है, सौ रो और लो आते हैं। ठीक है, अगर दंतोष्ट पूछे जिसमें क्या ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ आपके मिलते हैं। ठीक है, वो उसमें आपका आता है। ठीक है, वो आता है। वही मूर्धा पूछे तो मूर्धा में मैंने क्या बताया था, जो भीतर का क्या
भीतर की छत का अगला भाग स्पर्श होता है, श्यो हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, स्वर यंत्रीय, ठीक है, कंठ के भीतर ही स्थित क्या बोला जाता है, हौ बोला जाता है। हौ किसमें, ऊष्म में भी आ जाता है। और उच्छित मैंने आपको बताया था, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए वो क्या आ जाते हैं, उच्छित में डॉ हो गया, और ढ क्या आ जाते हैं, उच्छित में आ जाते हैं। क से लेके म स्पर्शी प्लस 2 बताए थे 27। फिर मैंने ऊष्म बताए थे, संघर्षी बताए थे, अंतस्थ बताए थे, ठीक है। अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। तो अब थोड़ी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लेते हैं। पूछेगा कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 होती है। कौन कौन सी होती है मैंने बता दिया है, फटाफट मुझे कमेंट करना कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श्योत्र श्यो ज्ञ मैंने बताया था, ठीक है। क वर्ग की ध्वनियाँ क ख ग घ ङ, ठीक है, कंठ में आ जाते हैं क ख ग घ ङ। क वर्ग की ध्वनियाँ हैं जो कंठ में भी आ जाती है, कंठ वर्ग में आ जाती है। ङ आपका क्या आ जाता है, नासिक में भी आ जाता है। चौ वर्ग की ध्वनियाँ चौ छ जौ झ, ठीक है, कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। उसके बाद टो वर्ग की ध्वनियाँ में टो ठो डो ढो अणो, ठीक है। तो वर्ग की ध्वनियाँ जिसमें दांत आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो थो दो धो नो, ठीक है। प वर्ग की ध्वनियाँ प फ ब भ म, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था, यो रो लो वो, ठीक है। अर्ध स्वर मैंने क्या बताया, यो और वो बताया था, ठीक है। अगर लुंठित व्यंजन पूछे तो क्या होता है लुंठित व्यंजन, रो आपका क्या किस में आ जाता है, लुंठित व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन पूछे तो पार्श्विक में आपका लौ आता है, ठीक है। पार्श्विक क्या हो गया, लौ हो गया। लुंठित पूछे तो उसमें रो हो गया, ठीक है। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था जिसमें गर्मी का आभास होता है, हाथ सामने रखना है, बोल के देखना है, ठीक है। अब वर्णमाला का निर्माण करना है, क्या, सौ श्यो सौ हो, ठीक है। फिर उसके बाद उच्छित व्यंजन बताया, ठीक है, डॉ बिंदा लगा हुआ, ढो बिंदा लगा हुआ, ठीक है। अघोष मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ सौ श्यो सौ, ठीक है। फ हो गया, सौ हो गया, सौ हो गया, सौ हो गया, ये किसमें, अघोष में। प्रथम क्या हो गया आपका, ठीक है, प्रथम वर्णमाला का निर्माण करना है, देखो वर्णमाला का निर्माण करना है, प्रथम हो गया, ठीक है। ये किसमें आ जाते हैं, अघोष में हो गया। प्रथम और कौन सा कहा उसने, प्रथम और क्या, द्वितीय, ठीक है। प्रथम और द्वितीय किस में आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं, ठीक है। और जो 3 बज गए, ठीक है, आपका ग घ अंगो, ये किस में आ जाते हैं, सगोष में आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो पढ़ते हैं, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ण में प्रथम तृतीय पंचम, ठीक है, वर्णमाला का निर्माण करना है। देखो प्रथम आपका क वाला हो गया, ठीक है, प्रथम अल्प प्राण में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तृतीय ग वाला, ठीक है। उसके बाद ग वाला, उसके बाद अंग वाला, ये किस में आ जाते हैं आपके, ये अल्प प्राण में आ जाते हैं, ठीक है। महाप्राण में दूसरा और चौथा ख और घ वाला किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। और देखो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण का ऊष्म वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। नासिक की व्यंजन मैंने बताया, ठीक है, नासिक के अंतिम णो यो नो नो मो, जिनमें नाक से भी आपकी क्या आती है, आवाज आती है, ठीक है। कंठ व्यंजन बताया, क ख ग घ आपके किस में आ जाते हैं, कंठ में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, पहले ही बता दिया था कितनी है, 52 है, ठीक है। वो मैंने बताया 41 + 11 कैसे आया, ठीक है। श वर्ण किसके योग से बना है, तो श वर्ण किसके, पूछेगा तुमसे, ये स्टार लगा लेना, ठीक है। क + श से क्या बना है, श बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो क्या नहीं है, तो आपका क्या, जो ठो है आपका क्या, ठो आपका क्या, दंत नहीं है उच्चारण के स्थान पे, ठीक है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क मैंने बताया कंठ है, ठीक है। बहुत छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती हैं। और कुछ विद्वान प्लुप्त स्वर को लगा के क्या मानते हैं, बताओ मुझे, प्लस प्लुप्त स्वर ओम को लगा के 12 मानते हैं। और कुछ विद्वान री और री, ठीक है, री और री को मान के, लड्डू वाला इसे मान के इनकी संख्या कितनी बताते हैं, 14 बताते हैं, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क ख आपके कंठ में आते हैं, ठीक है।
ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। अयोगवाह वर्ण अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी ने अंक और अह को क्या कहा था? अयोगवाह कहा था, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सौ महाप्राण मैंने बताया था। हिंदी की सौ ध्वनि तालव्य में अघोष महाप्राण बताया था, ठीक है। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन बताए थे? ये मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ठीक है। देखो तालव्य व्यंजन में मैंने बताया था च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, यूं, स और य आपके किस में? तालव्य में, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, अण, ड और स आ जाता है, ठीक है। दंत में त, थ, द, ध, न दंत में आ जाते हैं। ओष्ठ में प, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ठीक है। दंतोष्ठ व्यंजन में व हो गया और स्वर यंत्रीय व्यंजन में आपका क्या आ जाता है? ह आ जाता है, ठीक है। अब हम आपके लिए कल क्या करेंगे? इससे महत्वपूर्ण क्या लगाएंगे? एमसीक्यूज लगाएंगे और उसके बाद हम विराम चिन्हों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है, ठीक है। चलते चलते आपको क्या लग जाती है? थकान महसूस हो जाती है, तो आप विराम लेते हो, आप क्या करते हो? आराम करते हो, ठीक है। किसने बताया था? कामता प्रसाद गुरु के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, कोष्टक हो गया, अवतरण चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इन सभी के बारे में नेक्स्ट भाग में हम परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब कल मैं इससे आपके क्या लगाऊंगा? महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाऊंगा कि आपने कितना सीखा और क्या सीखा, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। आगामी 2024 में एसआई दरोगा उप निरीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पूरे 100 नंबर बनेंगे, ठीक है। पूरे 100 नंबर दिलाने का मैंने क्या किया? आपको वादा किया है। पूरा 100 नंबर यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। बस आपको जुड़ना है और एक एक करके सारे वीडियो देखने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज लगाना है और प्रैक्टिस सेट लगानी है। प्रैक्टिस सेट की तो जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज से ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अब सीख चुके हैं। आपके मस्तिष्क में कि हिंदी का जो व्याकरण आज तक आप रटते थे, अब एक ट्रिकी वे में आप उन्हें पहचानने लग गए हो कि वर्णमाला का निर्माण किया। क, ख, ग, घ, अंग। क क्या है? पिता है, इसके 4 पुत्र पुत्रियां हैं। मैंने बताया कि जो दोनों में, जो कंठ में भी आता है, नासिक में आ जाता है, वो पुत्री है। वो ट्रिकी वे में आपको साथ मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिकी वे से समझना है। एक बार समझ जाओ, उसके बाद रिवीजन करोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करने वाले हो, ठीक है। 100 में से आप कितना? 90 हो गया, ठीक है। आप कितना? 85 होगा था स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। ये हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर है आपके लिए। बाकी और मैंने आपको उत्तराखंड का इतिहास बताया हुआ है। उसके बाद में आपको क्या, जो पूरा इतिहास है उसके बारे में भी समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।